हम ये PYQ, मैं ज़रा जस्ट इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बोर्ड का बढ़ा देता हूँ। ये आपने PYQ देखा होगा, जिन्होंने PYQ देखे। ये किस ईयर में आया था? 2020 का एक क्वेश्चन है, बहुत यूज़फुल क्वेश्चन है कंसेप्ट सीखने के लिए। आप एडवांस के क्वेश्चन अगर देखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से रेसनिक हैलिडे की थ्योरी और HC वर्मा की प्रैक्टिस विद सम सेलेक्टेड इरोडोव क्वेश्चंस, पाथफाइंडर दो मैं भी लोड करता हूँ क्वेश्चंस, उसमें मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आप इतना टाइम वेस्ट कीजिए। मतलब इतना टाइम, वेस्ट विल नॉट बी द राइट वर्ड, उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। कुछ बच्चे फंसे रहते हैं किसी क्वेश्चन में और टाइम वेस्ट हो जाता है ज़्यादा टाइम, क्योंकि वही टाइम आप कंसेप्ट को अगर स्ट्रेंथन करेंगे तो क्या पता कोई थ्योरी का क्वेश्चन ही अच्छी तरह से आप कर पाएँ। तो जिस तरह के आते हैं, लेंस के आते हैं, आपके प्रिज्म के क्वेश्चन आते हैं, और वेव ऑप्टिक्स के जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फेज डिफरेंस के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी थ्योरी स्ट्रेंथन करने में ज़्यादा मेरे ख्याल एडवांटेज होगा, रादर देन इन्वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम ऑन क्वेश्चंस विच आर बियॉन्ड द स्कोप। यू हैव टू फोकस एक्चुअली व्हाट JEE वांट्स इज एबिलिटी टू थिंक। इन माई ओपिनियन, आई एम नो एक्सपर्ट, बट मैंने जो देखा है क्वेश्चंस को देख के लगता है कि वो सोचने पे आपको मजबूर करता है, और आप कितना सोच पाते हैं और सही डायरेक्शन में सोच पाते हैं कि नहीं। सो थॉट प्रोसेस एंड द डायरेक्शन ऑफ थॉट। सो थॉट प्रोसेस इज बेसिकली योर एबिलिटी टू एनालाइज, थिंक, फारसाइट। प्रैक्टिस हैबिट से आता है, और ये डायरेक्शन कंसेप्ट से आता है। सो कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, इधर उधर के ज़्यादा फालतू क्वेश्चन करने का मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। HC वर्मा, रेसनिक हैलिडे, PYQ करके आपको एनर्जी आपकी लिमिटेड है ना, आपको तो अनलिमिटेड एनर्जी नहीं है, तो ज़्यादा इधर उधर मेरे ख्याल से भागने का ज़रूरत नहीं है मेरे ओपिनियन में। कोई क्वेश्चन आपको, कोई बुक ऐसा क्वेश्चन नहीं देगी जो क्वेश्चन एडवांस में आ जाएगा। नया क्वेश्चन आएगा, नई चीज़ आएगी जो किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी, रिसर्च पेपर में मिल सकती है, जैसे वो ज्योमेट्रिकल हॉल्स इफेक्ट वाला क्वेश्चन था। सो अब इस पे आते हैं। अब इसका देखिए, अगर किसी ने रेसनिक हैलिडे का थ्योरी अगर पढ़ा होगा तो उसमें ये कंसेप्ट कवर्ड है, बट इतना कवर्ड नहीं है जितना क्वेश्चन आया है। पर उस कंसेप्ट को किसी ने अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने का। अब आप देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए तो बहुत ईजी है हमारा, जो हम E = -LdI/dt हम लिखते हैं। ऐसे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए मैं लिख लेता हूँ -MdI/dt। तो ये जो माइनस साइन है, ये आपको बेसिकली लेंज़ेस लॉ, फैराडेज लॉ से आता है या अपोज करता है। सो माइनस, आपको ये माइनस डायरेक्टली वहाँ यूज़ नहीं करना है, आपको लगाना है अपने हिसाब से कि क्या हो रहा है। L के केस में आप ब्लाइंडली जब भी वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे, LdI/dt इज द ड्रॉप इन voltage. If I is positive, certainly drop is positive. If di/dt is positive, drop is positive. If di/dt is positive, drop will automatically come negative. Don't. From your side, put minus plus here. This is the drop. Drop means drop. So when you will write Kirchhoff equation, you will write minus LdI/dt. अब अपनी तरफ से यहाँ प्लस प्लस मत करने लगना, अरे यहाँ तो फॉल हो रहा होगा तो मैं इसमें कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज़ यूज़ करना है। ये अपने आप साइन विल टेक केयर, di/dt का अपने आप साइन ठीक से आ जाएगा। एक तो ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है। दूसरा, अब जब आप एक सिंपल सर्किट होता तो इसमें आप लिखे बैठते हैं ना, कुछ भी नहीं था, -I1 R1 = 0 हो गया था ना, सिंपल सर्किट। मैं लिख लेता हूँ पहले, दूसरे का भी V2 इज -L2 di2/dt -I2 R2, ये लिख ही लेते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली गेम चेंजर है ये म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसमें जो ध्यान रखना है, एक तो करंट का डायरेक्शन देखना है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन जो ध्यान रखना है, और मैंने कई बार डिमॉन्स्ट्रेशन वाले जो वीडियो बनाता हूँ वो इसी पर्पज से बनाता हूँ कि आप वो बेसिक चीज़ पे ध्यान दें। अनफॉर्चुनेटली उसमें नॉट मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड एंड मैनी टाइम्स आई देन डिलीट इट एंड आई हैव स्टॉप्ड पुटिंग इट बिकॉज नोबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड, सॉरी नॉट मैनी पीपल वांट टू अंडरस्टैंड दैट। कॉइल में आप कैसी वाइंडिंग करते हैं
आपका डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। एक ही डायरेक्शन ऑफ करंट, सपोज मैंने बैटरी से करंट सप्लाई किया, ये करंट सप्लाई किया और यहाँ एक कोई कॉइल है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी हो सकता है, इसी वाले स्विचिंग कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। देखिए कैसे, बच्चों को पता होगा पर जिसको ये ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बिना वो समझे क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन तो खैर अलग चीज़ है, क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कंसेप्ट पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, कंसेप्ट कैसे एक दूसरे से लिंक होते हैं और कैसे कुछ ज़रूरत नहीं है कि आप फालतू का बहुत सारा चीज़ का क्वेश्चन करो। कंसेप्ट बेस्ड चीज़ को स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि वहाँ वो करे हुए क्वेश्चन आपके आने ही नहीं है, आने ही नहीं है, 99% वो चीज़ आनी ही नहीं है, वो हल्का सा उसका यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा था। सपोज़ मैंने अब ये दो कॉइल लीजिए, यही कॉइल है, ध्यान से देखिए इस कॉइल को कैसे बनाया हुआ है, बड़े केयरफुली क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉइल को बड़े ध्यान से दिखाया है। इस बार जनरली कॉइल ऐसे दिखाते नहीं है, वो ये ऐसे बनाया है। अब देखिए इन दोनों कॉइल में आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, सपोज़ मैं करंट दोनों में ऐसे ही फ्लो करता हूँ, सपोज़ आप देखिए करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे जा रहा होगा और यहाँ ऐसे आ रहा होगा, तो क्या है, सीधा राइट हैंड थंब रूल से आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब आप इस कॉइल को देखिए, सेम करंट ऐसे ही जा रहा था, बैटरी सेम कनेक्टेड है, यहाँ ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा। अब देखिए इसको जब मैं देख रहा हूँ, इसको जब टॉप से देख रहा था तो मुझे क्या दिख रहा था, एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा था, ऐसे दिख रहा था ना, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं इसको टॉप से देखूंगा तो मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज, मीन्स ये ऐसे है, ऐसे है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। सो आपको ध्यान देना है कि वाइंडिंग का पैटर्न इंटेंशनली यहाँ पे उल्टा किया हुआ है। देखिए वाइंडिंग का पैटर्न दोनों का उल्टा है और करंट भी, इसीलिए करंट उल्टा करके उसने वाइंडिंग का उल्टा कर दिया। अब इसमें कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसी में बैटरी उल्टी कर दी, इसी में वाइंडिंग उल्टा कर दिया, ये दो कॉम्बिनेशन तो बन ही सकते हैं। और हल्का सा उसमें अगर आपने थोड़ा सा भी एरर कर दिया तो क्वेश्चन में जो सारे कंसेप्ट सीखे सिखाए बेकार हो जाएंगे। सो करते हुए थोड़ा सा पॉज करके उस इक्वेशन को जब लिखोगे पॉज करके लिखेंगे। अब मैं आता हूँ, ये तो सिंपल इक्वेशन थी, अब इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। अब मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये इनकम्प्लीट इक्वेशंस हैं। अब ध्यान से देखिए इस सिचुएशन में, क्योंकि करंट अपोजिट है और वाइंडिंग का पैटर्न अपोजिट है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ वाइंडिंग का पैटर्न अपोजिट है, आपको लेकिन देखना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें मैंने एक में निकाल लिया तो दूसरे का भी मैं निकाल लूँगा, भले ही करंट अपोजिट है लेकिन पैटर्न भी अपोजिट है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है। जब यहाँ पे करंट राइज हो रहा है, ये भी स्विच ऑन किया, यहाँ पे भी करंट राइज हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइज हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में राइज हो रहा है। तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड को, इसमें जो रिएक्शन होगा इस राइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। जैसे एल डी आई अपॉन डी टी आप ड्रॉप लिखते हैं, ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से एम डी आई अपॉन डी टी ड्रॉप होगा अगर दूसरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में होगा। आप लॉजिक से देखिए, जब करंट ऐसे जा रहा था और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, तो इसकी टेंडेंसी होगी इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने की, अपने ही मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने की। उसी का रिजल्ट था ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है एल डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि इस जो राइज हो रहा है इसको अपोज ये करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एल डी आई अपॉन डी टी जो है माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वही चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड इसी के अंदर, ये दोनों कॉइल एकदम पास पास हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड राइज हो रहा है, इसका भी राइज हो रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड भी राइज हो रहा है, तो इसको अपोज, इस राइज को अपोज करने के लिए फिर ये इसी डायरेक्शन में देगा ना, अपोज करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो अपोज करेगा इसी डायरेक्शन में करेगा। तो ये भी ड्रॉप है और ये भी ड्रॉप है। ये तो हमेशा आपको ऐसे ड्रॉप ही लेना है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपको ड्रॉप लेना है, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको राइज लेना है।
और डी आई अपॉन डी टी यहाँ पे पॉजिटिव है, वो राइज ही कर रहा है करंट। ये तब बोल रहा हूँ व्हेन दूसरे वाला डी आई टू अपॉन डी टी इज राइजिंग। तो स्विच जब ऑन किया तो ये सिचुएशन आया, तो हमारे दो इस कॉइल में दो पैरामीटर्स की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सो ये वाला पैरामीटर जो छूटा हुआ था अब आ जाएगा -m, लेकिन यहाँ डी आई टू अपॉन डी टी लिखना मत भूलना। और यहाँ पे माइनस सेम पैटर्न, अब मैं रिपीट नहीं करूँगा, डी आई वन अपॉन डी टी लिखूँगा इज इक्वल टू 0। ये बोर्ड मेरा ज़्यादा उधर चला गया, मुझे आधा लटकना पड़ता है, पर मेरे पास अभी स्टैंड भी का अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि मैं तो अगरतला में हूँ और विल नॉट स्टे फॉर वेरी लॉन्ग। सो इस टेम्प्रेरी अरेंजमेंट से ही कैसे काम चला रहा हूँ। अब आप देखिए, इसको मैं उधर ले जाता हूँ दोनों में। सो V1 इज इक्वल टू L1 डी आई वन अपॉन डी टी प्लस I1 R1 प्लस M डी आई टू अपॉन डी टी लिखना मत भूलना। ऐसे ही V2 इज इक्वल टू L2 डी आई टू अपॉन डी टी प्लस I2 R2 प्लस M डी आई वन अपॉन डी टी। अब मैं इसको I1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको I2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी का निकालना है। जब भी एनर्जी का वाला चीज़ पूछा जाए तो ये आप मेथड समझ लीजिए, ऐसे आप करेंगे। रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी तो पावर इज़ V इंटू आई ना। तो बैटरी ने जो पावर दी वो तो ऐसे ही निकलेगी ना। तो जब यहाँ I से मल्टीप्लाई किया, सबसे मल्टीप्लाई हो गया। ये पावर है, एनर्जी नहीं है। यहाँ में एनर्जी पूछी, हमें बोला है बैटरी ने दोनों इंडक्टेंस में एनर्जी कितनी सप्लाई की। बेसिकली रेजिस्टेंस की निकालने, रेजिस्टेंस की नहीं पूछ रहा है, ये वाला पार्ट छोड़ दे रहा है। सो ये जो पावर थी, पावर यहाँ भी यूज़ हो रही है, यहाँ यूज़ हो रही है, ये यूज़ हो रही है, ये यूज़ हो रही है। रेजिस्टेंस का नहीं पूछा उसने। तो सारा ऐड कर लीजिए और इसमें dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी हो जाएगी। ये जब dt से मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड, तो यही चीज़ जो है एनर्जी हो जाएगी। सो dt से जब मल्टीप्लाई कर दिया, और मैं ये वाला टर्म नहीं लूँगा क्योंकि ये पूछा ही नहीं है मुझसे, और पूछा है कि जब पूरा करंट स्टेबलाइज हो जाए, बिल्डअप हो जाए। सो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूँ, इन दोनों पार्ट को जो मुझे चाहिए। सो मेरे पास आ रहा है जो एनर्जी इन इंडक्टेंस इज I1 L1 डी I1 प्लस I2 L2 डी I2 प्लस M I1 डी I2 प्लस M I2 डी I1। इसको आप मैथ्स के, आप तो एक्सपर्ट हो गए, हमसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे। डी I2 प्लस ये है M, ये M1 नहीं, M12 तो सेम होता है, M I1 डी I2 प्लस M I2 डी I1। इसको सिंपली आप लिख लेते हैं ना ऐसे। ये क्या है, डी I1 I2 है ना, ये ऐसे ही लिखते हैं ना, आपने बहुत क्वेश्चंस में करा होगा ये। इसको एक्सपैंड करेंगे तो यही चीज़ आएगी ना। नीचे का dt हमने हटाया हुआ है, अगर dt लगा के रखते तो ज़्यादा इजी होता है। dt मुझे इनफैक्ट बाद में हटाना चाहिए था। एनीवे, सो अगर ये ऐसा पैटर्न आता है तो आप ये कंबाइन कर सकते हैं ना, इट इज़ डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब मैं इसको ये कि ये डी है तो इसको इंटीग्रेट करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा, ये मेरा ऐसे इंटीग्रेट हो रहा है। सो दिस विल गिव यू M I1 I2 and what this will give L1 I1 square upon 2 plus